हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को जिसमें हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंबाइंड फॉर्म में देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा की, जिसके अंदर हम लोग अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। अब बात करते हैं हर एक सेंसस के बाद, जैसा कि हमारी एक डिबेट चल रही थी कि हमें री एडजस्टमेंट करनी है हर एक सेंसस के बाद। लेकिन हर एक सेंसस के बाद री एडजस्टमेंट करेंगे तो जिनकी ऑलरेडी आबादी ज़्यादा है और हर चीज़ हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पॉपुलेशन। अगर ऐसा है तो हर एक सेंसस के आंकड़े जब रिलीज होंगे तो सामने दिखेगा दैट पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्टेट्स लाइक यूपी, इनको तो एडेड एडवांटेज है। और इनकी अगर पॉपुलेशन हर एक सेंसस में अगर बढ़ते हुए दिखेगी तो इसका मतलब यूपी की सीट्स बढ़ती ही चली जाएगी लोकसभा के अंदर। तो यहां पर तो हर एक पर्सन यही सोचेगा कि द बेस्ट टूल टू बिकम एमपी फ्रॉम द लोकसभा या लोकसभा तक पहुंचने का तरीका है कुछ मत करो जीवन में, सिर्फ सेक्स करते रहो। इस चीज के ऊपर अब कुछ राज्य जो हैं वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे, लाइक केरला, जिसने इतने अच्छा मेल इज टू फीमेल रेशियो को कायम करके रखा है, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं सेक्स रेशियो, जहां पर फीमेल ज़्यादा है और मेल्स कम है। तो वो बोलेगा कि हमने जब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को इतनी अच्छी तरीके से सेंसिटाइज करा, लोगों को अपनाया है, हमने एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन इंश्योर करी है, तो हम क्या बेवकूफ़ हैं? हमने कितने कितने एन्जॉयमेंट्स अपने रोके हैं, कितने हनीमून मनाने से हम लोग गए हैं, नहीं भी मन था तब भी प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ी। तो ये सब क्या है? तो आफ्टर ईच सेंसस, वैसे हम ये वाली डिबेट कर चुके हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में, फिर से देखते हैं एक बारी से। आफ्टर ईच एवरी सेंसस एक री एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ऐसा संविधान कहता है। किसमें? कि कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी लोकसभा के अंदर, द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड इन द लोकसभा टू स्टेट्स, और हर एक राज्य का विभाजन होना, डिवीजन होना इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऑब्वियसली बात है, याद है वो एग्जांपल शानी 50K वाला, 50,000 से एक एमपी बनेगा, याद है प्रीवियस लेक्चर में। अब अगर सेंसस में नया सेंसस रिलीज होगा शायनी, तो नए आंकड़े आएंगे, और नए आंकड़े आने का मतलब है कि अगर उधर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब 50K की जगह 75K पॉपुलेशन हो गई हो, तो नई नई बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी ना फिर अब दोबारा, क्योंकि हम तो 50K पे एक बाउंड्री बना रहे थे, जैसे कि केरला का एग्जांपल भी हमने लिया था, वहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना। अब ये सब करने की जो अथॉरिटी है मिसबा, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट को एम्पावर करा गया संविधान के द्वारा कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि वो कौन अथॉरिटी होगी और वो अथॉरिटी का मैनर क्या होगा जिसमें ये चीज़ होनी चाहिए। और इसी के लिए पार्लियामेंट ने एक बॉडी चुन रखी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेलिमिटेशन कमीशन, और इसके लिए कुछ एक्ट्स भी आते हैं। मैंने आपको एक चीज़ पूछी थी स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर के अंदर, जब हमने सेम टॉपिक को, सेम बिल्कुल, ये लाइनें भी चेंज नहीं थी, कॉमा भी चेंज नहीं था, हमने जब पढ़ा था। मुझे आप लोग अब एक बात बताओ, क्या डेलिमिटेशन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? परमानेंट है क्या? नहीं है। ये सब कब कब गठित करी जाती है? जब हमें सेंसस के आंकड़ों को चेंज करवाना हो, या सेंसस के आंकड़ों को नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करवाना हो, जब उनकी बाउंड्रीज को चेंज करवाना हो, सेंसस रिलीज होने के बाद, सेंसस के आंकड़े रिलीज होने के बाद, राइट। ये लेकिन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अर्पित हो सकती थी अगर री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस वाली प्रक्रिया कंटिन्यू रहती, है ना ईशा? क्यों ठकुराइन, कंटिन्यू रहती कि नहीं रहती? अगर ये कंटिन्यू रहती तो ये परमानेंट बॉडी होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती। तो पार्लियामेंट ने इनेक्ट करा डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952। इसका मतलब शाइनी क्या है कि 1952 के बाद क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज की शेप साइज बदली होगी क्या, और नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम ईच स्टेट बदला होगा क्या? बिल्कुल। 1962 में जब इसको डेलिमिटेशन कमीशन हटाया, इसके बाद हुआ होगा क्या? हाँ, 72 के बाद हुआ होगा क्या ऐसा? लेकिन आप 72 के बाद अगर देखोगे ना सब लोग,
तो इसमें देखो 72 के बाद 82, 92 और 92 से लेकर 2002, 1982, 1992 और 2002, यहां तक मामला शांत रहा है। यहां तक मामला शांत रहा है, यानी कि फिर इस चीज को रोक दिया गया। क्यों? ये ऊपर वाली डिबेट, यूपी का सेक्स करना और केरला का बोलना हम पागल हैं क्या। फिर बाद में आता है डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 में। यानी कि लेटेस्ट टाइम कब आया डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट, कब हुई अपॉइंट ये कमीशन? लास्टली और लेटेस्टली, हाँ ठीक है, लास्टली एंड लेटेस्टली 2002। अब क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आता है, कौन था उस टाइम पर प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है, एक चीज और आइडेंटिफाई करी है मैंने। 2019 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो बोलता है जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया या जब कुछ ऐसा ऐसा हुआ तो उस टाइम पर हमारे देश में पीएम कौन था, और ऑप्शंस दे रखे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन कुछ साल पहले एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन बोरो करी गई थी। वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था उस प्रकार का क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन के इनमें से कौन प्रधानमंत्री था जब ऐसी चीज हुई थी, ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीएससी ही पूछते हैं, और यूपीपीएससी में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं से क्वेश्चन की इंस्पिरेशन ली गई थी और डाल दिया गया इसको यूपीएससी में। मतलब यूपीएससी ने पेश करा था ये क्वेश्चन सबके सामने। 2019 और 20 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है वो 2019 का ही पेपर था, तो ये पूछा गया था। तो आप क्या करना, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जो आपके बैक में लक्ष्मीकांत में जो पीछे जाकर जो इंडेक्स है ना कि अमेंडमेंट्स के जहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आप वहाँ पर ना उसी के साथ एक कॉलम और बना लो आप ना, या अलग अलग कलर का यूज़ करके जैसा आपको ठीक लगे, आप कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर कौन पीएम था ये लिखते चलो। ये लिखते चलो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर कौन कौन पीएम था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर कौन, सेकंड के टाइम पर कौन, थर्ड के टाइम पर कौन, 42nd के अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर कौन, 95th के टाइम पर कौन, 104th के टाइम पर कौन, ये लिखते चलो। फिर क्या करो, जब आपका ये चीज़ रेडी हो जाए ना, आप उसके बाद एक रेंज बना लो। एक रेंज कैसे बना लो, एक A4 शीट लो और इसको अपना एक बोनस शीट बनाओ कि जब जवाहरलाल नेहरू, क्रोनोलॉजी वाइज सारे पीएम के नाम लिखो और फिर लिखो इनके कार्यकाल में ये अमेंडमेंट एक्ट आए थे, इतने से लेकर इतने। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि फर्स्ट से लेकर 14 तक इन्हीं के कार्यकाल में थे, 56 से 86 इन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे। प्रधानमंत्री का नाम लिखो, उनके कार्यकाल में कितने अमेंडमेंट एक्ट आए उस टाइम पर जब वो पीएम थे। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो कि आपको 2 से 4 नंबर दिलवाएगा। एक क्वेश्चन आया तो यूपीएससी में, और इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी में तो आते ही रहते हो। उस साल आपको ये मेहनत करने से बच जाओगे एक्स्ट्रा। ये भी एक होमवर्क है आपका जो कि आपका बहुत टाइम सेव कर देगा एग्जामिनेशन हॉल में भी, एंड आपकी फ्रस्ट्रेशन या फिर कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं करने देगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये भी करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसने ना एलोकेशन ऑफ सीट जो है लोकसभा के अंदर वो फ्रोज कर दी। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट्स के हर एक राज्य में, हर एक राज्य की कितनी सीटें होंगी लोकसभा के अंदर, और हर एक राज्य का जो डिवीजन है इनटू नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो ऊपर मतलब काइंड ऑफ जो ऊपर बोला गया, जो पार्लियामेंट को जो अथॉरिटी सौंपी गई, और संविधान के जो वर्ड्स थे कि हर एक सेंसस के बाद इन दो चीज़ों में रीएडजस्टमेंट होनी चाहिए कि किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा के अंदर, और हर एक सेंसस आने के बाद क्योंकि पॉपुलेशन के आंकड़े चेंज होंगे तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रेश तरीके से बनाना। वो जो एक काइंड ऑफ जो इलेक्टोरल तो नहीं बोलना चाहिए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो एक मैप बन जाता है इंडिया का, उसको फ्रेश तरीके से बनाना। इस चीज को फ्रोज कर दिया गया टिल द ईयर 2000 कि 2000 तक ऐसा कुछ नहीं होगा। 1976 में अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये बोलता है साल 2000 तक कुछ नहीं होगा, और इसको फ्रोज कब तक कर दिया गया,
कि हम लोग सेंसस यूज करेंगे 1971 का। 1971 में मतलब 1971 तक जितनी भी सीटें हैं और जो जो स्टेट्स की जैसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमें देखने को मिलती हैं वो रहेगी एकदम इंटैक्ट और एकदम फिक्स्ड। इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं, किसी भी तरीके का बदलाव नहीं। ठीक है। होते होते ये चीज फ्रोज कर दी गई 1976 में। ये बोला गया कि साल 2000 तक, यानी कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था और साल 2000 कितने साल दूर है? कितने साल दूर है? जल्दी बताओ कितने? आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। 1976 से लेकर ये साल 2000 जो है कितने साल दूर है? भाई साहब जैद देख रहे हो इन लोगों को? मतलब ये लोग ऐसे हैं जैद इनको कुछ भी बोल के निकल जाओ ना फाउंडेशन कोर्स में और इसका मतलब ये था, ये मान लेंगे। 24 साल। ठीक है। 24 साल के बाद जब टाइम आया, साल 2000 आया, क्योंकि ये चीज शाइनी साल 2000 तक ही फ्रीज करी गई थी ना, तो अब राज्य को उम्मीदें ये जागी कि अब जो है 1971 का जो लेवल है इसको ब्रीच करके अब शायद से थोड़ा नया सेंसस कंसिडर करा जाएगा। राइट? यही है ना शाइनी? क्योंकि प्रॉमिस क्या करा गया था, साल 2000 तक तो फ्रीज है। अब साल 2000 जब आ गया तब तो जैद ऐसा देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? ईशा बताओ। तो राज्य को क्या उम्मीद हो गई कि 71 के सेंसस के बाद एक नया सेंसस यूज होगा और नए सेंसस में क्या होगा, अगर 71 के बाद अगर 81 का सेंसस है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, चेंज होगी ना। एक सेंसस भी ऊपर का यूज करने में, यानी कि 71 से अगर 81 यूज हो जाए या 81 से 91 यूज हो जाए शाइनी, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ेंगे ना, स्टेट के नंबर ऑफ सीटें बढ़ेंगी ना कुछ हो सकता है ना। मतलब साल 2000 आया और आते आते 2001 भी आ गया और उस साल की सरकार ले आई 84th अमेंडमेंट एक्ट। तो अब क्या करो, मैं आपको जो ये प्रधानमंत्री लिखने वाली बात बता रहा हूं ना कि सारे के सारे प्रधानमंत्री जितने बार बुक के अंदर आए ना, आप वहीं पर स्टॉप हो जाओ और सर्च मार के देखो कि यहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी अगर थी तो इस बैन ऑफ रीएडजस्टमेंट को कंटिन्यू करने वाले जो 84th अमेंडमेंट एक्ट साल 2001 में आया, इस टाइम पर पीएम कौन थे? किसने ऐसा सेम सोचा श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा कि नहीं यार, केरला जैसे राज्य पागल नहीं है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर अपना रहे हैं। हमें संविधान की बातों को कि हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होना चाहिए, इसको वर्ड टू वर्ड नहीं लेना चाहिए, पत्थर की लकीर नहीं माननी चाहिए। दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट वॉज एक्सटेंडेड, आई एम यूजिंग ग्रीन कलर्स, जस्ट सी, दिस बैन ऑन रीएडजस्टमेंट वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 साल। अनदर 25 साल का मतलब क्या हो गया? साल 2001 में आती है ये अमेंडमेंट और 2001 से 25 कितना, ईयर 2026 तक। अभी हम साल 2023 में एंटर कर चुके हैं, 2026 अभी तो नहीं आया ना मतलब। और इसका ऑब्जेक्टिव सेम था, पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। जो 84th अमेंडमेंट एक्ट आया ना, सिर्फ ये इतना ही बोलकर साइड नहीं हो गया, इसमें एक चीज और बोली गई। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया कि सरकार से, इस अमेंडमेंट एक्ट में उसको ये पावर दी गई कि आप ना रीएडजस्टमेंट को देखो और आप ये देखो कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हमें फेर बदल या किसी भी तरह का बदलाव करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रैशनलाइजेशन राज्यों में। और 84th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि आप ना इसके लिए 1991 का सेंसस यूज कर लेना, कोई बात नहीं। अभी तक कहां पर फ्रोज है माहौल? माहौल कौन से सेंसस पे फ्रोज है? 1971। इस अमेंडमेंट एक्ट ने साल 2000 में एक चीज बोल दी कि कौन सा सेंसस यूज कर लो, 1991। 1991 क्या ये लेटेस्ट सेंसस है? अगर हम साल 2001 को देखें बताओ,
मतलब अगर हम ऐसा मान लें कि 2001 का शाइनी शाइनी सेंसस चल रहा होगा, राइट, सेंसस एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, उसके रेलिवेंट फिगर्स पब्लिश नहीं हुए होंगे, तो देश के पास क्या हम ये मान लें कि 1991 का लेटेस्ट सेंसस होगा उस टाइम पर? फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर फायदा ही क्या हुआ? पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर कैसे अपनाया गया? तो देखो, इसके लिए पूरी बात हमें पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ यहीं पर अजम्पशन नहीं। बाद में क्या हुआ, 2 साल बाद ही, सिर्फ 2 साल बाद ही, साल 2003 में 87th अमेंडमेंट एक्ट आता है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि इस टाइम पर पीएम कौन, ये आप अभी मेरे को होमवर्क करके दोगे क्लास के बाद, ठीक है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर पीएम कौन, ये आप जानते हो। 84th अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर ये पीएम कौन, और 87th अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर पीएम कौन, ठीक है? और ऐसा मत सोचना कि साल 2001 चल रहा तो सेम ही पीएम होंगे। उस टाइम पर शायद आपको याद होगा कि 1990s का जो दशक था, कोलिजन गवर्नमेंट भयंकर चरम सीमा पर थी, हफ्ते हफ्ते के लिए, महीनों महीनों के लिए सरकारें बन रही थी, है ना? Later, the 87th Amendment Act of 2003, it provided for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 सेंसस। इसके फिगर्स पब्लिश हो गए। तो एक बार बताओ, अब तो बिल्कुल ही लेटेस्ट सेंसस हो गया ना यूज मयूर, है ना? इसमें बिल्कुल ही लेटेस्ट सेंसस यूज हो गया ना अब तो, उस जमाने के हिसाब से अगर जो बोला जाए। और ये बोल दिया कि 1991 सेंसस को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ईशा, मिसबा, जैद, ठकुराइन, ये बोला गया कि आप ना, ऊपर क्या बोला गया, 84th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला था कि जो राज्य हैं उनके अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रीएडजस्टमेंट या रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है। इसको देख लो, 1991 के सेंसस पे देख लो। बाद में 87 अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि रहन दो, लेटेस्ट देख लो, 2001 वाला देख लो, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। भाई लोगों की आंखों में जैसे शिनचैन सितारे फेंकता है ना, सिंपति वाले, राज्य तो भाई बौखला गए कि वाओ लेटेस्ट सेंसस वगैरह, इसका मतलब केरला को दरकरार कर दिया गया, हम तो भाई रज के सेक्स करेंगे। और उम्मीदों पे पानी तब फिरा जब ये लास्ट लाइन ऐड कर दी गई, कर लो रीएडजस्टमेंट, कर लो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, देख लो ऊपर नीचे कैसी करनी है, सब कुछ कर लो। राज्यों ने पूरा होमवर्क कर डाला, सारी गिनती कैलकुलेशन करके बैठ गए, एक लाइन आती है उनके सामने, ये आप कर लो, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जितनी आपके राज्य से लोकसभा में है ना, वो चेंज नहीं होंगी, सॉरी, हम फिर कभी फ्यूचर में इसको देखेंगे। तो उन्होंने बोला यार ये क्या बकलोली है? तो उन्होंने बोला बेटा अच्छे से पढ़ते नहीं हो तुम लक्ष्मीकांत, उसमें लिखा हुआ था साल 2026 तक ये फ्रीज है। तो बोलेंगे ये लॉलीपॉप क्यों दिखाई? ये इसलिए कि अब बोर हो रहे थे तो कर दिया कि देख लो ज़रा स्टेट्स में के कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह कैसे बदलेंगी, कल को अगर बदलनी पड़ जाए या कुछ करनी पड़ जाए। तो उन्होंने बोला 26 से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला क्यों? राज्य ने बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था साल 2001 का, और उसने ये बोल दिया कि 25 साल तक ये चीज़ एक्सटेंड रहेगी और साल 2026 आने में भी इंतज़ार है। तो फिर राज्यों के मुंह से गाली निकली, WTF। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।